एक्सपेक्ट सम मोर केयर एंड कॉशन। दूसरा एक और भी बहुत ही मुद्दा यहाँ पे है कि दे फॉलो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि हमने कुछ शेयर लिया है, नाउ वी समहाउ इमोशनली गेट अटैच्ड टू इट, we believe in that share, we don't want to sell it, whereas mutual fund manager or any fund manager anywhere in the world, they are expected to deal with it clinically कि स्पेसिफिक स्टॉप लॉस रहता है, टेक प्रॉफिट रहता है। तो एक लेवल पे मार्केट गिर गया तो ऑटोमेटिकली उनका शेयर बिक जाएगा, एक लेवल पे मार्केट चढ़ गया तो शेयर बिक जाएगा। तो दिस साइंटिफिक बेंचमार्क, साइंटिफिक यार्डस्टिक्स enable them to perform better when the market is falling and probably perform slightly less than what the market is achieving when the market is moving up. तो एक बात है कि रिस्क जरूर है, ये मानना कि म्यूचुअल फंड में अगर लगाए पैसे तो मार्केट के उतार चढ़ाव से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा, ये गलत बात है। इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए जी, रिस्की इंस्ट्रूमेंट है इक्विटी म्यूचुअल फंड भी, लेकिन खुद जाके बिना समझदारी से पैसे लगाने की बजाय ये एक मच सेफर ऑप्शन है। अगला सवाल है उदयपुर की एक दर्शक का, आइए सुनते हैं। मैं तारिका भानु प्रताप उदयपुर से। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का क्या रोल रहता है, और किसी भी फंड में पैसा लगाने से पहले क्या हमें फंड मैनेजर के बारे में पता लगाना चाहिए, और मैं ये कहाँ से पता लगा सकती हूँ कि फंड मैनेजर का क्या बैकग्राउंड या रिकॉर्ड रहा है? बैकग्राउंड चेक किस तरह से करें? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि पहले मैं ये कहूँगा कि आज से 2-3 साल पहले तक चेकिंग ऑन फंड मैनेजर वाज नॉट रियली इन प्रैक्टिस, बट पिछले 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर लॉट ऑफ एम्फेसिस है कि फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस क्या है, फंड मैनेजर और कौन सा फंड मैनेज कर रहा है, उसमें क्या रिटर्न दिया है, ये सब इंफॉर्मेशन आर बीइंग मेड अवेलेबल बाय द म्यूचुअल फंड हाउसेज इन देयर NFO डॉक्यूमेंट्स ऑन देयर साइट ऑल्सो। कभी भी आप अगर कोई फंड में निवेश कर रहे हैं, यू कैन टुडे गेट टू नो द नेम ऑफ द फंड मैनेजर, उसका पिछला परफॉर्मेंस क्या है, वो और कौन सा फंड मैनेज कर रहा है उसी म्यूचुअल फंड के जिसमें कैसा परफॉर्मेंस उसने दिया है, ये सब अवेलेबल है। तो आई थिंक इट्स इजीली अंडरस्टैंडेबल, डिराइवेबल फ्रॉम वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन आज के दिन में। एंड ये तो बहुत ही सही तरीका है एज एन इन्वेस्टर, इफ शी इज वांटिंग टू डू इट, इट्स कमेंडेबल, एंड आई थिंक ऑल इन्वेस्टर्स should take this caution unless they are being advised by somebody else. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश से जुड़ी हमारी बातचीत जारी रहेगी, बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए पहला कदम। आप देख रहे हैं पहला कदम, नए निवेशकों के लिए हमारी खास पेशकश। बात हो रही है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश की, और हमारे साथ हैं रिलायंस मनी के CEO सुदीप बंदोपाध्याय। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरठ से है यह सवाल, और सुनते हैं प्रदीप शर्मा जी का क्या सवाल। जब भी मैं म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए एजेंट के पास जाता हूं, वो मुझसे पूछता है कि कौन सा ऑप्शन चाहिए, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पे आउट और ग्रोथ। कृपया मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे बताने का कष्ट करें। पहले हमने सोचा बहुत सारे किस्म के फंड्स हैं, अब फंड्स के अंदर भी अलग अलग तरह के ये ऑप्शंस हैं। ये 3 जो ऑप्शंस हैं इन्हें बताइए सिंपल क्या है। जी विवेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स को जानना, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं इन्वेस्टर विदाउट अंडरस्टैंडिंग निवेश कर देते हैं। देयर इज अ रीजन क्यों ये 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। अब देखिए 2-3 रिक्वायरमेंट होता है इन्वेस्टर्स की। एक तो बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो निवेश करते हैं, रेगुलर रिटर्न उनको खर्चे के लिए चाहिए होता है, हाउस होल्ड एक्सपेंस और वट एवर रीजन्स, तो उनके लिए डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, मतलब पीरियोडिकली द फंड हाउस और द स्कीम विल पे आउट डिविडेंड। जो भी उनको फंड में बेनिफिट हुआ है, फंड में इंक्रीमेंट हुआ है, एक पोर्शन ऑफ दैट इज पेड आउट। सो पीपल हु नीड इट नीड्स टू टेक दैट. Second is where the person is not requiring that money. In that case, he can go for either growth or dividend reinvestment. Now, what is the difference, somebody may ask, and there's a very valid reason for these two schemes. टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि अगर आप डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट में ऑप्ट करो तो डिविडेंड पे आउट जो हो रहा है उसमें जो आपका टैक्स लगता है, टैक्स कटता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो नहीं कटता है। अगर आप ग्रोथ स्कीम में
अप्लाई कर रहे हो तो उसमें एडवांटेज क्या है, इफ यू हैव डिसाइडेड टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर मोर देन ए ईयर, तो 1 साल के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से ट्रीट होगा एंड आपके हाथ में कोई टैक्स नहीं, व्हेन यू गेट योर मनी बैक देयर इज नो टैक्स पेएबल। लेकिन इक्विटी फंड में तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है ही नहीं। इक्विटी फंड में नहीं है, बट आपके लिए क्या हो रहा है, द मोमेंट यू आर remaining invested for more than 1 year, then you go for the dividend growth option, क्योंकि आपके growth option में आपका capital gains tax नहीं लगेगा। Whereas in case of a dividend reinvestment scheme, आपका dividend continuously reinvest हो रहा है, so there is a surcharge which is getting deducted. So you have to decide कि if you have time frame in mind कि 1 साल के बाद ही आपको पैसा चाहिए होगा, then go with a growth option without thinking. बट इफ यू आर इन डाउट कि शायद आपको पैसा पहले चाहिए हो सकता है, देन गो फॉर द डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और अगर आपको पैसा रेगुलरली चाहिए है, यू वांट दैट पे आउट फ्रॉम द फंड, देन यू गो फॉर द डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप आने के लिए आज और समझाने के लिए हमारे दर्शकों को कि क्या होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। पहला कदम में बस आज के लिए इतना ही, लेकिन अपने सवाल आप हमें भेजते रहिए paisa@moneycontrol.com पर। और आइए जाते जाते देखते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़ी कुछ और अहम बातें। अगर आप नए निवेशक हैं तो म्यूचुअल फंड पिरामिड आपके निवेश का गाइड बन सकता है। शुरुआत हमेशा बैलेंस्ड फंड से ही करनी चाहिए। इन फंड के पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों होते हैं, इसीलिए प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले इन पर जोखिम कम होता है। इसके बाद नंबर आता है इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड का। लार्ज कैप फंड सिर्फ बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं, इसीलिए इन पर भी जोखिम कम होता है। अगर आप ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं तो मिड कैप या स्मॉल कैप फंड के बारे में सोच सकते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड डाइवर्सिफाइड फंड ही होते हैं जो सभी सेक्टर की कंपनियों में निवेश करते हैं। उसके बाद आप सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में भी निवेश कर सकते हैं। उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करने के लिए आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ग्लोबल फंड में भी निवेश कर सकते हैं।